समर सुबह जब शावर लेता था तो निशा चुपके से उसके कमरे में घुसकर खूब परफ्यूम लगा लिया करती थी। सारा दिन कॉलेज में लड़कियां उसकी खुशबू की तारीफ करती थी। निशा मजे से अपने छोटे भाई को अपने कारनामे सुना रही थी। तभी बाहर सिगरेट का कस लेते समर के माथे पर बल पड़ गए। अच्छा, तो इस लड़की ने मेरे ब्रांडेड परफ्यूम का सत्यानाश किया है। अगली सुबह निशा फिर बेफिक्री से समर के कमरे के अंदर आ गई। हमेशा की तरह सारे परफ्यूम उठाकर सूंघे, कुछ रख दिए, कुछ पर मुंह बनाया और पूरे हक से अलमारी खोलकर खंगालने लगी। तभी एक मॉडर्न सी सीसी उसके हाथ लग गई। नाक के पास ले जाकर सूंघा तो मदहोश कर देने वाली खुशबू से वह हैरान रह गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने उस परफ्यूम को अपने कपड़ों पर छिड़कना शुरू कर दिया। दिल फरेब खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। निशा खुशी से बुदबुदाई, आज तो फ्रेंड्स हैरान ही हो जाएंगी। पिछले कई दिनों से कॉलेज में उसके परफ्यूम के चर्चे थे और हर दोस्त उससे पूछती कि कौन सा परफ्यूम लगाती हो और वह इठलाकर हंस देती। मैं अपने लिए बाहर के शहर से परफ्यूम मंगवाती हूँ। वह बेपरवाही से कंधे उचका देती और खुद ही अपनी बात एंजॉय करती। वह अंधाधुन परफ्यूम छिड़कती जा रही थी कि जैसे ही पीछे हटी, बाथरूम के दरवाजे से टेक लगाए खड़े समर को देखकर वह वहीं सन्न रह गई। अपनी हालत सामने देखकर उसकी धड़कन जैसे रुक गई। घबराई सांसों के साथ वह 2 कदम पीछे हटी। गीले बिखरे बालों में खड़ा समर देखने में दिलकश तो था, लेकिन उसकी नजरें जिस गुस्से की चिंगारियां उगल रही थी वही निशा को डरा रही थी। आज तो सच में उसकी जान पर बन आई थी। वो मैं निशा हकलाते हुए सफाई देने लगी। तभी समर उसके और करीब आया और तेज आवाज में बोला, ये क्या है और यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसकी सख्ती से निशा बुरी तरह घबरा गई और उसके हाथ में पकड़ी खूबसूरत परफ्यूम की शीशी छूटकर फर्श पर गिर गई और टुकड़ों में बिखर गई। समर टूटे हुए शीशे और बिखरी हुई खुशबू को दुख से देखता रह गया। सच ही कहा है, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। और निशा इस वक्त बिल्कुल उसी हाल में फंसी हुई थी। आज तक तो वह समर के परफ्यूम पर ऐश करती आई थी, लेकिन आज वह बुरी तरह फंस चुकी थी और यह फंसना जानलेवा साबित हो सकता था। वह जानती थी कि ब्रांडेड परफ्यूम कितने महंगे होते हैं और यह वाला परफ्यूम तो उसे अनीता की तरफ से मिला था, जिसे उसने आज तक संभाल कर रखा था। उसने कभी खुद पर भी इसे इस्तेमाल नहीं किया था और इस लड़की ने एक पल में उसे खर्च कर दिया। सख्त नजरों से निशा को देखते हुए समर आगे बढ़ा और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरे परफ्यूम उठाने की? ये तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा महंगे हैं और तुम्हें पता भी है तुमने मेरी कितनी जरूरी चीज पर हाथ डाला है, उसे तोड़कर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वह गुस्से से उसे चिल्ला रहा था, जबकि निशा के पैर में कांच बुरी तरह धंस चुका था। दर्द से वह सिसक उठी, पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। उसने आंखें बंद करके हाथ जोड़ लिए। समर बस उसका चेहरा देखता रह गया। वह उसे रहम के काबिल तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि सामने खड़ी लड़की को सबक सिखा दे, लेकिन वह जानता था कि अगर वह उसे ज्यादा देर यूं ही डराए रखेगा तो वह वहीं डर के मारे टूट जाएगी। इसीलिए उसने उसे आखिरी चेतावनी दी। वह धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, आज के बाद अगर मेरी किसी भी चीज के आसपास भटकने की कोशिश की तो अपने पैरों पर सही सलामत यहाँ से नहीं जाओगी और अपनी पॉकेट मनी से रोज पैसे जोड़कर कुछ ही दिनों में इस परफ्यूम की पूरी कीमत चुकाओगी, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ, समझी तुम? निशा ने आंखें मीचकर फौरन डर के मारे सिर हिला दिया। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे डर था कि सामने खड़ा आदमी उसका सिर ही न फोड़ दे। मौका मिलते ही वह जल्दी से पीछे हटकर वहां से निकलने लगी, लेकिन पैर के जख्म की वजह से लड़खड़ा कर गिर पड़ी और गिरते हुए उसका बाजू भी समर से टकरा गया। दोनों बुरी तरह एक दूसरे में उलझ गए। निशा फर्श पर गिरी हुई थी, सहमी हुई।
नजरों से वह उस आदमी को देख रही थी जो उसके चेहरे से उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्सा किसी भी हाल में कम नहीं हो रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और बीरपाल जी अंदर आ गए। अंदर आते ही वे सन्न रह गए। दर्द और घबराहट से पीला पड़ा निशा का चेहरा, उसके पास अजीब हालत में समर और फर्श पर टूटे कांच के टुकड़े जिनमें खून की बूंदें बिखरी थी। वे बस खड़े होकर हालात समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ उनकी समझ से बाहर था। वे सोच भी नहीं सकते थे कि सच्चाई इतनी भयानक हो सकती है, जबकि जो कुछ उन्हें दिख रहा था हकीकत उससे बिल्कुल अलग थी। बीरपाल जी को अंदर आता देख समर खुद को संभालने लगा। उसके चेहरे पर भी शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी, और यह सब सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से था, क्योंकि वह बीरपाल जी की आंखों में उठती गलतफहमी साफ पड़ पा रहा था। वैसे भी पहले से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, और अब गलत सोच के लिए एक और वजह मिल गई थी। उधर निशा दर्द सहते हुए फर्श पर सीधी बैठी बीरपाल जी को देख रही थी, जिन्होंने आगे बढ़कर उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा, बस अफसोस भरी नजर से अपने पोते को देखा और नौकरानी को आवाज देकर हुक्म दिया कि निशा को तुरंत उसके कमरे में पहुंचाया जाए। निशा बहुत डरी हुई थी। दर्द की वजह से उसकी सांसें तेज थीं और चलने में लड़खड़ा रही थी। बीरपाल जी उसकी तरफ देखकर फिर लाल आंखों से समर को देखते रह गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी शर्म इस कदर खत्म हो चुकी है कि तुम निशा पे बुरी नजर डालोगे। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। समर ने खुद को संभालते हुए पीठ फेर ली। वह आईने के सामने खड़ा था, हाथ पीछे बांधे हुए। उसका यह अंदाज बीरपाल जी को और ज्यादा चुभ गया। मेरी पसंद इतनी भी खराब नहीं है कि मैं निशा पर नजर डालता फिरूं, समर झल्लाकर बोला। यह सुनते ही बीरपाल जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। तुम चाहते क्या हो? हम तो उसी दिन से शर्मिंदा हैं जिस दिन तुम्हारा जन्म इस घर में हुआ और हमने खुशी मनाई थी। क्या हमारी इज्जत मिटाने के लिए अब भी कुछ बाकी है? हमें नीचा दिखाने के लिए और कितना गिरोगे? उनकी कड़क आवाज सुनकर उसी वक्त विनय जी, सुमन जी और पूनम जी भी दौड़ते हुए समर के कमरे में आ गए। विनय जी हैरानी से अपने बेटे और पिता के बीच की इन नई टकराहट को देख रहे थे। वे जानते थे कि इन दोनों के रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते, और इसकी वजह थी उनके बेटे की जिद और गुस्सा। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हैं मैं मान लेता हूँ कि वैसा ही था, समर बदतमीजी से बोल पड़ा। विनय जी ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन उसने उनकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और गुस्से में कह गया, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और चाहते हैं कि मैं आपके उसूलों में बंधकर जीऊं। तो यह आपकी गलतफहमी है दादू, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इतना कहते ही बीरपाल जी का जोरदार थप्पड़ समर के चेहरे पर पड़ा और उसकी गूंज कमरे में फैल गई। तुम्हारी एक गलती को हमने पहले ही नजरअंदाज कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए। हम चुप रहे, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी खामोश नहीं रहूंगा। ठीक है, जो करना है कर लीजिए, लेकिन अभी इसी वक्त मेरी जान छोड़िए और यहाँ से जाइए। समर उनसे भी ज्यादा चीख पड़ा। बाकी सब लोग अफसोस और हैरानी के साथ ये तमाशा देखते रह गए। बीरपाल जी ने समर के चेहरे पर एक आखिरी सख्त नजर डाली और फिर विनय जी की तरफ चेतावनी भरी नजर डालते हुए कमरे से बाहर चले गए। समर यह सोच भी नहीं पा रहा था कि अपनी जिद और हठपंती में वह किस तूफान को न्योता दे चुका है। बीरपाल जी ने पहले उसकी एक गुस्ताखी माफ कर दी थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वह सबने देखा था, लेकिन अब उसने हद पार कर दी थी। बड़ों के सामने इस तरह बदतमीजी से खड़ा होना पूरे घर के लिए खतरा बन सकता था। घर में पहले ही काफी तनाव फैल चुका था और इस सब की जड़ वही था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और तैयार होकर जरूरी मीटिंग के लिए चला गया। कल शाम जब किसी काम से अभय को बुलाने के लिए वह उसके कमरे में गया था, तभी उसने निशा और अभय की बातचीत सुन ली थी। निशा बड़े मजे से अपने भाई को बता रही थी, देखो मेरे कपड़ों पर लगे परफ्यूम की खुशबू कितनी अट्रैक्टिव है, और
अभय भी ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। तभी निशा ने हंसते हुए कबूल किया था कि यह खुशबू वह समर के कमरे से लगाकर आती है और इससे लड़कियों को इम्प्रेस करती है। लड़कियां तो कपड़े पकड़ पकड़ कर पूछती हैं कि कौन सा परफ्यूम लगाया है, और सच बताऊं तो मैं हवा में उड़ने लगती हूँ, वह अभय से कह रही थी। यह सुनकर समर दरवाजे पर ही रुक गया था। यहाँ तक बात ठीक थी, वह उसका परफ्यूम इस्तेमाल करती थी और वह उसे रोक सकता था या डांट कर समझा सकता था, क्योंकि बिना इजाजत किसी के कमरे में जाना और उसकी चीजें इस्तेमाल करना गलत था। आज वह सुबह ऑफिस नहीं गया था, बस एक अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में उसे 2 घंटे के लिए बाहर जाना था और फिर वापसी। लेकिन उसका गुस्सा इतना बड़ा था कि मीटिंग अटेंड करने के बाद वह सीधा अपने दोस्तों के पास चला गया, क्योंकि उसका मूड ठीक करने का यही एक तरीका था जिससे वह खुद को थोड़ा फ्रेश महसूस कर सके। और शाम तक वाकई उसके मिजाज में काफी फर्क भी आ गया। दोस्तों के साथ अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद वह शाम को घर लौटा, क्योंकि उसे लगा कि अब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा और बीरपाल जी का गुस्सा भी ठंडा पड़ गया होगा। वह विनय जी से मिलेगा, सारी बात समझाएगा और उन्हें यकीनन उसकी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन डिनर टेबल पर उसे जो खबर सुनने को मिली, उसे सुनकर वह वहीं सन्न रह गया। बेटा, 2 दिनों के अंदर तुम्हारी और निशा की शादी है और इसमें तुम्हारी किसी भी तरह की ना नहीं सुनी जाएगी। बीरपाल जी ने बड़े आराम से खाना खाते हुए यह फैसला सुनाया, जैसे सब कुछ पहले ही बड़ों के बीच तय हो चुका हो। निशा उस वक्त टेबल पर मौजूद नहीं थी। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा और फिर हैरानी से विनय जी की तरफ देखा, जिन्होंने नजरें झुकाकर जैसे इशारा किया कि अब जो बड़ों का हुक्म है वही मानना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं दादू? उसकी मुस्कुराहट में तंज साफ झलक रहा था। तभी विनय जी ने उसे सख्ती से टोक दिया, कोई बात ध्यान और सब्र से भी सुन लिया करो। बाबा ने तुम्हारे लिए फैसला किया है और यही तुम्हारे भले के लिए है। यह सुनते ही वह कुर्सी को पैर से पीछे धकेलते हुए खड़ा हो गया। दादाजी के फैसले आपके लिए अच्छे हो सकते हैं बाबा, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वही फैसले सही हैं जो मैं खुद करता हूँ। सुमन जी दुखी नजरों से अपने बेटे को देखती रह गईं। मेरी जिंदगी अनीता से शुरू हुई थी और अनीता पर ही खत्म हो जाएगी और उसकी यादों के साथ ही मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। वह मुझे मिली, लेकिन लोगों को यह मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। तो कोई बात नहीं, मैं उसकी यादों के सहारे पूरी जिंदगी वफा निभाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर बीरपाल जी का ठहाका पूरे कमरे में गूंज उठा। अच्छे खासे मर्द हो बेटा और चले हो मजनू बनने। अब सारी जिंदगी तुम ऐसी लड़की के नाम कर दोगे जिसने एक पल भी नहीं लगाया तुमसे रिश्ता तोड़ने में। यह सुनते ही वह भड़क उठा और बोला, और उस रिश्ते के टूटने में हाथ किसका था यह आप भी अच्छी तरह जानते हैं, यकीनन आपका। इतना सुनकर बीरपाल जी ने सिर झुका लिया, नैपकिन उठाया और चुपचाप हाथ पोंछने लगे। मैं चाहूंगा तुम्हारा यह भ्रम सारी जिंदगी बना रहे। इस वक्त मेरा आपसे बहस करने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस इतना साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मैं आपका यह फैसला हरगिज मंजूर नहीं करूंगा और आज के बाद मेरे बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचा जाए। इतना कहकर वह पलटकर जाने ही वाला था कि बीरपाल जी के शब्द उसके पैरों में जंजीर बनकर लिपट गए और उसे वहीं रोक लिया। तो फिर ठीक है, अब तुम सुबह ऑफिस नहीं जाओगे। तुम्हारे हर मामले में अब तुम्हें हमारी शर्तों पर ही चलना होगा और यह छूट तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम हमारे फैसलों के आगे सिर झुकाओगे। वह हैरानी से उन्हें देखता रह गया। मेरा हक आप मुझसे छीन नहीं सकते। बैठकर बात करो समर, हर बात में बदतमीजी जरूरी नहीं होती। विनय जी उसके कड़वे लहजे और सख्त रवैये पर शर्मिंदा होते हुए बोले, बैठकर बात करने को अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं बस 2 टूक कह रहा हूँ कि मुझे सबसे दूर रखा जाए, वरना इसके नतीजों के जिम्मेदार आप खुद होंगे और आने वाले हालात इतने भयानक होंगे इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा पाएंगे। पैर पटकते हुए वह सबको आखिरी चेतावनी देकर अपने कमरे में चला गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इस बार वह अपनी जिद पर कायम नहीं रह पाएगा।
अगले ही दिन ऐसा हुआ। पावर ऑफ अटर्नी उसके हाथ में नहीं रही और एक ही पल में उसे ऑफिस के पूरे सिस्टम से बाहर कर दिया गया। मैनेजमेंट उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और उसकी अहमियत एक झटके में शून्य हो गई। उस दिन भी वह घर आकर बुरी तरह चिल्लाया, आप लोगों ने बहुत गलत किया है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ऐसा बदला कि आप सारी जिंदगी जलते रहेंगे। लेकिन उसकी इन बातों से किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। सुमन जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उनका बेटा राजी नहीं है तो उस पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए और किसी लड़की को इस तरह थोपना भी गलत है। वे उसकी जिंदगी में किसी और लड़की को शामिल कर सकते हैं, वह शायद मना भी ना करें, लेकिन निशा और समर का कोई मेल नहीं है। कहाँ उनके जवान बेटे के सामने सांवले रंग की लड़की, जिसके रिश्ते पहले ही उसके रंग की वजह से 2 बार टूट चुके थे, वह उनके बेटे के लायक नहीं थी। लेकिन फैसला तो पहले ही हो चुका था। जिस तरह विनय जी की बात बीरपाल जी के सामने नहीं चलती थी, ठीक उसी तरह सुमन जी की भी विनय जी के सामने कोई सुनवाई नहीं थी और पूनम जी तो खुद अंदर से टूटी हुई थी। 12 साल पहले उनके पति राजवीर साहब का देहांत हो चुका था। राजवीर जी बीरपाल जी के दोस्त के बेटे थे और गांव की उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल करते थे। राजवीर जी के जाने के बाद उनका परिवार बेसहारा हो गया था, तो बीरपाल जी ने उन्हें शहर बुला लिया और एक सर्वेंट कॉटेज उन्हें दे दिया रहने को। और उसके बाद सारी जिम्मेदारी बीरपाल जी ने अपने हाथों में ले ली थी। उनकी बड़ी बेटी निशा और छोटा बेटा अभय था, जो अभी बहुत छोटा था। निशा नादान सी लड़की थी, जिसकी वजह से घर में हर वक्त रौनक बनी रहती थी और उसका सारा लगाव अभय की तरफ था। अभय ही उसके लिए सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों बहन भाई का प्यार मिसाल था। उम्र में अच्छा खासा फर्क होने के बावजूद वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। बीरपाल जी ने उन्हें हवेली में आने जाने उठने बैठने की पूरी छूट दी थी। पूनम जी को घर में नौकर नौकरानी की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी और उनके परिवार का खाना पीना नाश्ता हवेली में ही सबके साथ होता था। निशा और अभय के कॉलेज और स्कूल फीस भी बीरपाल जी ही भरते थे, क्योंकि उन्होंने अंतिम वक्त में राजवीर जी को आश्वासन दिया था। उनके परिवार की देखरेख का पूनम जी के स्वभाव में शुरू से ही सब्र था। इसीलिए राजवीर साहब के बाद जब सारे फैसले दूसरों के हाथ में चले गए और वह खुद एक कोने में सिमट कर रह गईं, तब भी उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस वक्त भी वह खामोश थी, जबकि दिल यह गवाही नहीं दे रहा था कि वह अपनी फूल जैसी बेटी को जबरदस्ती किसी पर थोप दें। पहले भी सुमन जी ने उन्हें यह एहसास दिलाया था कि उनकी बेटी 18 साल की हो चुकी है और अब उसके भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। उनकी रजामंदी से घर में 2 रिश्ते आए भी, लेकिन हर बार निशा की सांवली रंगत आड़े आ गई और वे महिलाएं एक दूसरे की तरफ देखकर चुपचाप लौट गईं। यह सब पूनम जी के लिए किसी गहरे जख्म से कम नहीं था और यह बात उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही थी। वह तो सुमन जी की बस एक चाल थी कि किसी तरह इस लड़की को अपने बेटे के रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि किसी की भी नजर उनके बेटे पर आकर ना टिके। लेकिन इस बार उल्टा हो गया और उनका बेटा खुद बुरी तरह फंस चुका था। भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी रात वह बिना जी के पास गया और साफ शब्दों में कह दिया कि वह निशा से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद उसकी जिंदगी में क्या होगा इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। यह सुनकर बिना जी घबरा गए। ना जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि निशा किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। उन्होंने समझाते हुए कहा, इस रिश्ते और फैसले को बाबा की मर्जी के मुताबिक मानने में अपनी जिद मत आड़े लाओ। इसे अपनी अहंकार की लड़ाई मत बनाओ। इसमें निशा का कोई कसूर नहीं है। वह बेगुनाह बच्ची है और उसके साथ किसी भी तरह की ज्यादती करने के बारे में सोचना भी मत। विनय जी ने कह तो दिया था, लेकिन वह उनकी कौन सी बात मानने वाला था। उसने ठंडे लहजे में कहा,
मैं आप लोगों के फैसले को मान रहा हूँ। मुझसे बस इतनी उम्मीद रखिए कि मैं कुछ गलत ना करूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। विनय जी ने उसका फैसला बीरपाल जी के सामने रख दिया और साथ ही यह भी जता दिया कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। अगर कल वह निशा की जिंदगी बर्बाद करता है तो इसमें कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन न जाने क्यों इस वक्त बीरपाल जी को सिर्फ अपने पोते की जिद तोड़नी थी और हर हाल में उसे झुकाकर अपना फैसला थोपना था। उसी दिन निशा अपनी माँ के पैरों में बैठ गई और रोते हुए बोली, माँ, आप दादाजी को समझाइए, मैं समर के साथ शादी नहीं कर सकती और ना ही उनके साथ खुश रह पाऊंगी। आप जानती हैं कि समर कितने खतरनाक हैं और मुझे उनसे कितना डर लगता है। वह फूट फूट कर रो रही थी और पूनम जी झुककर उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। लेकिन माँ की बात की उस घर में कोई अहमियत नहीं थी। समर के बर्ताव को अच्छे से जानने के बावजूद वो अपनी बेटी को इस मुसीबत में धकेल रही थी और निशा चुपचाप उनके घुटनों पर सिर रखकर सिसकने लगी। पिता के बाद माँ की हैसियत बहुत कम हो चुकी थी और वह भी इस जिद का शिकार बनती जा रही थी। निशा को अंदाजा नहीं था कि उसी रात समर उसके दरवाजे पर आ जाएगा। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो इस रिश्ते से इनकार कर दो, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। आज भी वह गुस्सा दिखाने से बाज नहीं आया। उसके जाते ही निशा ने दरवाजा बंद किया और फर्श पर बैठकर रोती रही। उसे यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि वह कोई खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए रजामंदी नहीं दे रही है। उसकी इतनी हैसियत ही कहाँ थी कि बड़ों के फैसले के सामने सिर उठा सके। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दिन मान लिया था। ऑफ पिंक रंग के लहंगे में वे बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वह अपनी मर्जी की दुल्हन नहीं थी। इसीलिए सबसे थोड़ी दूर बैठी सिर झुकाए खुद को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए थी। जैसे ही शादी हुई, समर ने किसी को भी जरा सी अहमियत दिए बिना उठकर अपने कमरे की तरफ रुख कर लिया, जैसे उसे किसी की कोई परवाह ही ना हो और ना वह किसी की परवाह करना चाहता हो। उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह थी। एक सर्वेंट क्वार्टर से विदा होकर वह दूसरे हवेली के कमरे में चली गई और इसके अलावा उसके पास करने को कुछ था भी नहीं। उसकी जिंदगी अब एक तरह की कैद बन चुकी थी और यह कैद लंबे सब्र की मांग कर रही थी। जब उसे कमरे में बैठाने लोग आए तब समर हवेली से बाहर निकल चुका था, जैसे उसे इन सब रस्मों में कोई दिलचस्पी ही ना हो। उसने कोई रस्म पूरी नहीं की, बस चुपचाप शादी कर ली, क्योंकि उसकी शर्त थी कि शादी से पहले उसकी संपत्ति का हिस्सा उसके नाम किया जाए और उसके बाद ही वह शादी करेगा। अगर वह चाहता तो सब कुछ हासिल करने के बाद उसी पल इस रिश्ते को तोड़ सकता था, लेकिन अभी नहीं। अभी तो वह सबकी अकड़ तोड़ना चाहता था, खास तौर पर वह उस लड़की की जो उसके सिर पर जबरदस्ती थोपती गई थी, जिसकी शक्ल तक वह देखना नहीं चाहता था। और जिस वक्त वह कमरे में दाखिल हुआ, करीब रात के 11 बज रहे थे और वह वहीं बैठी अपनी आंखें भिगो रही थी। शायद डर के सहारे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब उसके साथ जो होने वाला था वह सोचकर ही रूह कांप जाती थी। सिर पर पिता का साया नहीं था, भाई अभी छोटा था, ऐसा कोई नहीं था जो उसके पास ढाल बनकर खड़ा हो जाता और वह समर जैसे आदमी से टक्कर ले पाती। यकीनन कोई भी नहीं। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने एक नज़र उसे देखा और फौरन नजरें झुका ली, जबकि समर चलकर उसके सामने आ बैठा और ठोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। वह हल्का सा उसकी तरफ झुका हुआ था और कुछ देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। हल्का और सादा मेकअप, लंबे बालों का सलीके से बना जूड़ा, चेहरे के आसपास गिरती नरम लटें, हल्की ज्वेलरी और सुंदर कपड़ों में वह सचमुच खूबसूरत लग रही थी। लेकिन सामने बैठे आदमी के दिल में जरा भी शर्म नहीं थी। अपनी हैसियत और अपनी शकल सूरत देखने की बजाय तुमने इतने बड़े सपने पाल लिए। उसने आते ही ऐसा ताना मारा कि उसकी रूह तक जख्मी हो गई। वह सिर झुकाए अपने आंसू गले में उतारती रही। अब आंसू छुपाने का कोई फायदा नहीं, सारी जिंदगी आंसू ही बहाने हैं, क्योंकि यह तुम्हारा चुनाव है।
तुमने मेरी अनीता को देखा था ना, गोरी चमकती रंगत, सुनहरी आंखों वाली, गुलाबी गुड़िया जैसी। अगर वह मेरे साथ होती तो हर नज़ारा फीका पड़ जाता। और तुमने अपनी शक्ल देखी है? यह कहते हुए वह उसे पकड़कर बिस्तर से नीचे उतार लाया और आईने के सामने खड़ा कर दिया। सख्ती से कहता रहा कि खुद को देखो, तुम एक काले रंग की बिल्ली की तरह मुझ पर थोप दी गई हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें और कोई स्वीकार नहीं करता। यही वजह है ना कि उस दिन मेरे कमरे में आई, मेरी जिंदगी में दखल दिया और दादाजी की नजरों में आ गई। उनके सामने खुद को बेचारी दिखाकर इस काबिल बनाया कि वे तुम्हें मेरे गले में बांध दें, ताकि मैं सारी जिंदगी एक अनचाहा बोझ ढोता रहूं। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसने इतनी बेइज्जती और जुल्म की कल्पना भी नहीं की थी। उसने सोचा था कि वह बस थोड़ा गुस्सा करेगा, कुछ देर नाराज रहेगा और फिर उसे अपना लेगा, क्योंकि अब वे दोनों ही हालात के आगे मजबूर हो चुके थे और हक भी तो यही बनता था। लेकिन यहाँ उसके साथ जो रवैया अपनाया जा रहा था वह किसी अक्कड़ सोच वाले इंसान जैसा था। वह अपनी जिंदगी में आई पहली नाकामी को भूल नहीं पाया था और उसका सारा गुस्सा सामने खड़ी उस बेबस सी लड़की पर निकाल रहा था, जिसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मेरे हिसाब से इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। दादाजी का फैसला था। उसने नरमी से उसका हाथ थामते हुए उसकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की, ताकि उसे समझा सके कि इस सब में उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन समर ने उसे झटके से बिस्तर पर बिठा दिया। यही वह परफ्यूम है ना जिसकी तड़प में तुम उस दिन मेरे कमरे में आई थी? और फिर वह सब हुआ जिसके बाद तुम्हें मेरी जिंदगी में घुसने का मौका मिल गया। वह पागलों की तरह परफ्यूम उठाकर उस पर छिड़कने लगा और वह अपने चेहरे को हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। उसने सख्ती से उसका चेहरा पकड़ लिया और कहा, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे साथ जिंदगी कैसे काटोगे। उठो और कपड़े बदलो। 5 मिनट के अंदर मुझे सोफे पर सोई हुई दिखनी चाहिए। अगर 1 मिनट भी देर हुई तो उस हाल के लिए तैयार रहना जो मैं तुम्हारा करूँगा। फिर तुम खुद को पहचानने से भी इनकार कर दोगी। वह डर के मारे भागती हुई चेंजिंग रूम में चली गई। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। गहने उतारते हुए न जाने कितनी बार वह खुद को जख्मी कर चुकी थी। बाल टूट टूट कर गिर रहे थे क्योंकि वह जल्दी जल्दी पिन निकाल रही थी। कपड़े बदलकर वह सोफे पर आई और गिरते हुए से अंदाज में लेटकर आंखें बंद कर ली। इतनी पीड़ा, इतना दर्द, मैं यह सब कैसे सहूंगी? वह भीतर ही भीतर सिसकती रही और जब आंसू सूख गए तो सब कुछ किस्मत के हवाले कर आंखें मूंद ली। उसके सामने अब बस 2 ही रास्ते थे, या तो वह बगावत कर ले या फिर सारी जिंदगी इस जुल्म और अपमान को सहती रहे। और उसे पूरा यकीन था कि वह उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। सिर्फ दादाजी के फैसले पर अपनी जीत साबित करने के लिए, सिर्फ अपनी झूठी शान और अहम को तसल्ली देने के लिए वह उसे सबके सामने यूं ही अपमानित करता रहेगा और वह पूरी जिंदगी इसी तरह जलील होती रहेगी। अगर दादाजी सच में उसके हमदर्द होते तो कभी भी उसे ऐसे इंसान के हवाले नहीं करते जिसके बारे में वह सब कुछ अच्छी तरह जानते थे। विनय अंकल भी चाहते तो आवाज उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं की। सबकी मिली भगत थी और उसी का नतीजा था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वह किसके सहारे चुप्पी ओढ़ लेती? उसने यही सोचा था कि शायद शादी के बाद समर उसे स्वीकार कर लेगा और अपने बीते हुए कल से नजरें फेर लेगा। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद उसकी सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गईं। पता नहीं कब नींद उस पर मेहरबान हो गई और वह बेखबर सो गई, जैसे पूरी रात उसने मानसिक तनाव में गुजारी हो। जबकि समर बिस्तर पर फैलकर चैन से सोया रहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अनीता की खुशी मायने रखती थी। अनीता वही लड़की थी जिसने उसकी जिंदगी में पहली बगावत की चिंगारी जलाई थी। वह उसकी यूनिवर्सिटी की मोहब्बत थी जिसके पीछे वह 2 साल तक पागलों की तरह घूमता रहा था और आखिरकार एक दिन यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा होकर उसने उसका हाथ थाम लिया था और कहा था कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसे अपनाने के लिए तैयार है। अनीता ने उसी वक्त अपना हाथ झटक लिया था
और तंज भरे लहजे में कहा था कि क्या वह उसकी दकियानूसी फैमिली का हिस्सा बनेगी। वह एक मॉडर्न लड़की थी जिसे पूरी यूनिवर्सिटी जलन भरी नजरों से देखती थी, जिसके मॉडर्न कपड़े सबका ध्यान खींच लेते थे, जिसके खुले बाल और बेपरवाह अंदाज ने न जाने कितनों को दीवाना बना रखा था। और समर उसी अनीता को पाने का सपना देखता रहा, जबकि उसके घर में बीरपाल जी के बनाए हुए सख्त नियम चलते थे और उन नियमों से बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, खासकर किसी लड़की को। उस वक्त तक घर का सारा बिजनेस विनय जी संभाल रहे थे और समर को इन सब बातों से पूरी तरह दूर रखा गया था। अनीता, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, अपनी हर चीज छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे अपनाने का फैसला तो करो। समर की बातों में जुनून था और अनीता की नजरों में उसकी दौलत और रुतबे की चमक साफ दिख रही थी। वह दिखने में हैंडसम था, पैसे वाला था, लेकिन अनीता के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी था कि सामने खड़ा मर्द उसके नखरे उठाने वाला हो, उसे लाखों में तौलने वाला हो। और जब वह इस कदर दीवानगी दिखा रहा था तो अनीता को लगा कि उसे भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। यही वजह थी कि अनीता ने उसके साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की और वह कोशिश काफी हद तक कामयाब भी हो गई। बात धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गई कि समर ने बीरपाल जी के सामने जिद पकड़ ली कि वह अनीता से ही शादी करेगा, लेकिन बीरपाल जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि वह कभी भी ऐसी मॉडर्न लड़की को अपने खानदान की बहू नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसी लड़की उनके घर की औरतों को बिगाड़ देगी। बीरपाल जी का फैसला साफ था, लेकिन समर अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कह दिया कि वह हर हाल में अनीता से ही शादी करेगा, उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसकी जिद इतनी मजबूत थी कि उससे पीछे हटना नामुमकिन हो गया, यहाँ तक कि नौबत घर छोड़ने तक आ गई। आखिरकार सिर्फ उसे उसकी जिद से हटाने के लिए बीरपाल जी ने सख्त फैसला लेते हुए उसे घर छोड़कर चले जाने का हुक्म दे दिया। वह अपनी जिद से बाज नहीं आया और सच में पूरे एक हफ्ते के लिए घर छोड़कर चला गया। लेकिन भला बीरपाल जी कब तक यह बर्दाश्त करते कि उनका एक लौता लाडला पोता घर से दूर रहे। आखिरकार वह उनका सबसे प्यारा पोता था और उसे प्यार से समझाना जरूरी था, लेकिन प्यार से समझाने का कोई तरीका काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि समर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्हें अपनी इज्जत और अकड़ छोड़कर उसके आगे झुकना पड़ा और अनीता को बहू का दर्जा देकर उसके कमरे तक पहुंचा दिया गया। शादी बहुत सादगी से हुई थी, क्योंकि बीरपाल जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लोगों में यह चर्चा फैले कि उन्होंने किसी ऐसी लड़की को ब्याह कर हवेली में ला दिया है। उनकी इज्जत और शान की बातें दूर दूर तक मशहूर थी। वह रात बहुत खूबसूरत थी जब अनीता उसके पास बैठी थी और हवेली की शानो शौकत और दौलत देखकर खुद को वहाँ की मालकिन समझने लगी थी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। उसी रात समर ने अनीता को नरमी से अपने पास बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा था कि उसने उससे कहा था ना कि वह उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता है। अनीता उसके और पास आ गई, लेकिन अपने नखरीले अंदाज में उससे कहने लगी कि वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। समर उसके नखरों पर फिदा था और उसने भरोसा दिलाया कि वह ऐसा सोच भी नहीं सकता। वह रात ही नहीं बल्कि उसके बाद आने वाले हर दिन समर ने अनीता को समझाने की कोशिश की कि वह खुद को हवेली के माहौल के मुताबिक ढाल ले, लेकिन अनीता पहले से ही जिद पर अड़ी थी कि वह अपना पहनावा और रहन सहन कभी नहीं बदलेगी। यही जिद धीरे धीरे बगावत में बदल गई और आखिरकार बीरपाल जी का सब्र टूट गया। उन्होंने साफ कह दिया कि समर अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाए, क्योंकि वह ऐसे तौर तरीकों के साथ अब एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। उसी वक्त जब वह घर वापस आया तो अनीता मुंह फुलाए रो रही थी और समर उसे इस हालत में देखकर बेचैन हो गया।
उसने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है और बिजनेस के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर वह अपने हिस्से की मांग करेगा तो घर वाले उसे दे भी देंगे, लेकिन उसे डर है कि कहीं वह सब कुछ संभाल ना पाए और सब गड़बड़ ना कर दे। समर अनीता को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अनीता कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। धीरे धीरे अनीता को यह एहसास होने लगा था कि समर कभी भी बीरपाल जी के खिलाफ नहीं जाएगा और ना ही अपना बिजनेस अलग करेगा। ऐसे में उसके सारे सपने टूटते नजर आने लगे। इसी वजह से अनीता ने खुद को ज्यादा बेपरवाह दिखाना शुरू कर दिया ताकि बार बार उस पर उंगली उठे और वह सबकी नजरों में आकर इस रिश्ते से छुटकारा पा सके। हर दिन कोई ना कोई झगड़ा, हर दिन कोई ना कोई बवाल होने लगा और आखिरकार शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही अनीता नाराज होकर अपने मायके चली गई और उसने साफ साफ तलाक की मांग रख दी। उसने कह दिया था कि वह अब इस घर में वापस नहीं आएगी क्योंकि वह अब और उस घर में नहीं रहना चाहती। समर को ऐसा लगने लगा था कि इसमें उसके घर वालों का ही कसूर है, खास तौर पर उसके दादा का, जिन्होंने अनीता के मन में उसके खिलाफ गलतफहमियां भर दी थी और वह इस रिश्ते से दूर जाने के ख्याल बुनने लगी थी। समर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनीता इतनी आसानी से उसकी मोहब्बत से मुंह मोड़ लेगी, लेकिन अनीता ने अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखा और उससे हर रिश्ता खत्म करते हुए केस कर दिया। शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही दोनों की राहें जुदा हो गईं। इसके बाद समर अपने घर वालों से इतना खफा हो चुका था कि किसी से ढंग से बात करना भी उसे मंजूर नहीं था। कई दिनों तक वह अनीता की जुदाई में खुद को कमरे में बंद करके तड़पता रहा, लेकिन आखिर जिंदगी को तो आगे बढ़ाना ही था। धीरे धीरे वह बाहर की दुनिया में लौट तो आया, लेकिन उसकी जिंदगी में आई इस तब्दीली से वह बिल्कुल भी खुश नहीं था और ना ही वह यह दिखा सकता था कि वह संतुष्ट है। इसी गुस्से में उसने आए दिन निशा को परेशान करना शुरू कर दिया, खास तौर पर बीरपाल जी के सामने सबके बीच उसकी बेइज्जती करना, उसकी इज्जत और आत्मसम्मान का ख्याल न रखना उसकी आदत बन गई। शादी के शुरुआती दिनों में ही निशा ऐसे मुरझा गई जैसे किसी तोड़े हुए फूल को लंबे वक्त तक धूप में छोड़ दिया जाए और उसकी देखभाल करना भूल जाए। वह मासूम और खूबसूरत लड़की, जिसे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ था कि उसकी सांवली रंगत को इस तरह उसकी कमजोरी बना दिया जाएगा। हालात ने उसे इतना बेबस कर दिया था कि वह अब आईने के सामने खड़े होने से भी घबराने लगी थी। आज भी वह लॉन में चुपचाप गुमसुम बैठी थी। उसकी खूबसूरत लटें चेहरे को छू रही थी और हल्की सी हवा उन लटों से खेलकर उसे और भी मासूम बना रही थी। तभी पूनम जी उसके पास आकर बैठ गईं। उन्होंने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और वहां फैले दर्द और उदासी को साफ महसूस कर लिया। क्या मेरी बेटी उदास है? पूनम जी ने प्यार से पूछा। वह हमेशा सहनशील और शांत रही थी, लेकिन जिंदगी में इतना सब्र और चुप्पी भी जरूरी नहीं होती। निशा ने खुद से अपने हाथों को देखते हुए कहा, माँ, क्या सांवला होना इतना बड़ा गुनाह है? पूनम जी का दिल भर आया। उन्होंने कहा, नहीं मेरी बेटी, तुम बहुत खूबसूरत हो, जैसे डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी। लेकिन निशा ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। रहने दीजिए माँ, अब इन बातों से चिढ़ होने लगी है। बचपन में इन्हीं बातों से खुश हो जाया करती थी। आज उसके गालों की रौनक भी मुरझा चुकी थी। शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे और इन 2 हफ्तों में उसके पति ने न जाने कितनी बार उसे यह एहसास दिलाया था कि वह सांवली रंगत की है और किसी मुकाबले के काबिल नहीं है। ऊपर से सुमन जी का यह कहना कि आने वाली पीढ़ी भी इसी रंगत की होगी, इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि वह जल्दी बच्चों की मां ना बने। यह सब उसे अंदर ही अंदर तोड़ देता था और वह चुपचाप अपने कमरे में आकर रो पड़ती थी। पूनम जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें खुद को कमजोर नहीं समझना है। अगर तुम कमजोर दिखाओगी तो ये लोग उसी का फायदा उठाएंगे। तुम हार नहीं मानोगी। ये मामूली लोग
तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच तो यह था कि निशा वाकई बहुत खूबसूरत थी। हम हमेशा कहानियों में ही हसीनाओं का जिक्र सुनते आए हैं, लेकिन असल में वही औरत सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है जिसके भीतर संस्कार और आत्मसम्मान हो, जो सबसे कठिन हालात में भी मुस्कुराना जानती हो। इसी बीच घर में यह बात फैल गई कि समर 2 हफ्तों के अंदर विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, और यह सुनकर निशा का दिल और भी बैठ गया। जो भी था, जब से वह उसके साथ रिश्ते में जुड़ी थी और उसके बारे में सोचने लगी थी, वह एक ख्याल रखने लगी थी कि शायद कोई दिन ऐसा आएगा जब वह बदल जाएगा। वह हर वक्त उसके पास ही रहती, उसके कामकाज खुद करती, उसकी तीखी बातों पर भी मुस्कुरा देती, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वह शख्स कभी नहीं बदलेगा। वह अपनी नफरत पर कायम रहेगा, और अब आखिरकार उसने भी खामोशी अपनाना शुरू कर दिया। वह रात भी बहुत अजीब थी। सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी और सुबह उसकी फ्लाइट थी। तभी वह उसके कदमों में बैठ गई। मैं आपसे ही आपको मांगती हूँ, मुझे खाली हाथ मत लौटाइए। वह पूरी बेबसी में थी और उसने उसे थामते हुए अपने करीब कर लिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। मेरे पास आना चाहती हो, अपना हक चाहती हो। आज मैं तुम्हारी इस इच्छा का भी इलाज कर देता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद मुझे कोसा ना जाए। वह उसे गले से लगा रहा था और वह कांपते हुए दूर हो गई। मैं आपका साथ चाहती हूँ, आपकी मोहब्बत और आपसे इज्जत चाहती हूँ। बिना प्यार के इस तरह पास आने का कोई मतलब नहीं होता। प्यार हो, रिश्ते का सम्मान हो, तभी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वह हंसते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियों को किस चीज की जरूरत होती है, इसीलिए बार बार मेरे पीछे मंडराने की कोशिश करती हो ताकि तुम्हारी जरूरतें पूरी कर दूं। ये सुनकर निशा बस चुप रही। कोई उसके खिलाफ इतना बुरा सोच भी नहीं सकता था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ऐसा शख्स जो उसको बचपन से जानने वाला था और अब उसके पति के दर्जे पर कायम था, उसे हक देने को कह रहा था, उसे गले से लगाते हुए जैसे उस पर एहसान कर रहा था कि उसके बाद वह सारी जिंदगी उसकी एहसानमंद बन जाएगी। उसका यह हक था और इसमें कोई गलत बात नहीं थी कि वह अपना हक मांग लेती, लेकिन वो समझौते का रिश्ता नहीं चाहती थी, एहसान का रिश्ता नहीं चाहती थी। वो बस ये चाहती कि वो समझने की कोशिश करे और रिश्ते को एक मौका देकर देखे। लेकिन फिर भी वह शख्स उसके साथ जिस तरह का रवैया अपनाए हुए था, उसका साथ उसे खुद पर बेवजह लगने लगा। उसकी कड़वी फुसफुसाहटें, उसकी तंज भरी नजरें, सब कुछ मिलकर उस दिन उस लड़की को अंदर से तोड़ चुकी थी। वह लड़की जिसका बचपन इसी हवेली में गुजरा था, यही जवान हुई थी, और वो जिस आदमी से उम्मीद लगाए थी, शायद वो इसके काबिल भी नहीं था कि उसे समझ सके या उसकी कदर कर सके। उसने समर से साफ शब्दों में कह दिया कि उसे उसके एहसान की कोई जरूरत नहीं है, उसे साथ चाहिए, खैरात नहीं, और वो उस कमरे से निकल गई। वह देर तक रोती रही। रो रो कर जब थक गई और आंसू सूख गए, तब उसने खुद से कहा कि यह आखिरी बार था। उसने अपने अस्तित्व को कुचले जाने का दर्द सह लिया। वह किसी के लिए रोई, बहुत ज्यादा रोई, बेबसी की आखिरी हद तक चली गई। अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को ताक पर रखकर वह उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस आदमी के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी। उसके लिए वह ऐसी मनहूस परछाई बन चुकी थी जिससे लोग रास्ता बदल लेते हैं। उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अगली सुबह वह चुपचाप विदेश चला गया। ना लौटने का कोई इरादा, ना यह भरोसा कि कब आएगा और कब तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। उसने सोचा था कि जिस दिन वह उसे छोड़कर जाएगा, वह टूट जाएगी, रो रो कर बिखर जाएगी, शायद कभी सब्र ना कर पाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह उसके सामने जा रहा था और उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उसने बस एक नजर उसकी पीठ पर डाली और फिर मुंह फेर कर अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर भी वह रोई नहीं। जाते जाते वह उसे मजबूत बना गया था। शायद वह इतनी टूट चुकी थी कि अब टूटने की आखिरी हद यही थी
कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, वरना उसे इस कदर बिखेर दिया जाता कि उसके टुकड़ों का कोई नाम निशान न बचता और फिर पछताने के लिए भी कुछ ना रहता। अगले दिन उसने बीरपाल जी से साफ साफ कह दिया था कि उसे अपने पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा चाहिए। दरअसल राजवीर जी की जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति थी, थोड़ी बहुत जमीन थी गांव में, राजवीर जी के जाने के बाद बीरपाल जी ने अपने अधिकार में ही ले ली थी, क्योंकि उनके घर में उसकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन वह अब यह सब कुछ खुद भी संभालने वाली थी। उसने साफ कह दिया था कि सारी जायदाद उसके और उसके भाई अभय के नाम कर दी जाए, और शायद वे लोग भी उसकी जिंदगी तबाह करने के बाद शर्मिंदा थे, मन ही मन पछता रहे थे। इसीलिए बिना किसी बहस के उन्होंने उसका सब कुछ उसके हवाले कर दिया, और बीरपाल जी ने उसे अपने बिजनेस में वो जगह भी दे दी जो समर की थी। उसने विनय जी की मदद ली थी। विनय जी इस बात के लिए राजी हो गए थे कि जब तक अभय बालिग नहीं हो जाता तब तक वो मदद करेंगे, और साथ साथ वह खुद भी हर चीज सीखने की कोशिश करती रहेगी। उसने तय कर लिया था कि अब वह मेहनत करेगी, अपने दम पर आगे बढ़ेगी, खुद को एक एक कड़ से जोड़कर इतनी मजबूत दीवार बना लेगी कि कोई उसमें सुराख करने की हिम्मत भी ना कर सके, क्योंकि उसे पता होता है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, और परीक्षाओं ने उसे तोड़ तोड़ कर इतना मजबूत बना दिया है कि अब उसके टूटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उसने पलटकर उसकी कोई खबर लेना तो दूर, उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं किया। वह आदमी अपने हिस्से को बेपरवाही से उड़ाता फिर रहा था, बिना किसी चिंता के। शायद उसे लगता था कि अभी बहुत कुछ बाकी है जिस पर वह ऐश कर सकता है, लेकिन सच यह था कि ऐश करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ उस लड़की का था, और जिसने उसकी जिंदगी में कभी हक नहीं पाया, वह भला अब उसकी किसी चीज में खुद को हकदार कैसे समझ सकती थी। 2 साल का लंबा वक्त कम नहीं होता। 2 साल उसने दिल लगाकर मेहनत की। दिन रात उसने विनय जी के साथ काम किया, और विनय जी उसके लिए पिता की तरह थे। उनका बेटा चाहे जैसा भी था, लेकिन उन्होंने कभी उसके हक में बेईमानी नहीं की और हमेशा उसे बहू का दर्जा दिया। इसीलिए वह भी उन्हें अपने पिता की तरह मानती थी और सब कुछ उनके हवाले करके निश्चिंत रहती थी। विनय जी की निगरानी में ही वह सारा काम कर रही थी। हालांकि उसने सारी मीटिंग्स अटेंड करना और पूरा सिस्टम संभालना सीख लिया था, फिर भी उसे अच्छा लगता था कि वह विनय जी के अंडर ही काम करे। बीरपाल जी के बिजनेस को तो वो उनकी रिक्वेस्ट पे संभाल रही थी, लेकिन वो अपनी खुद की पहचान भी बनाना चाहती थी। अपने पिता की प्रॉपर्टी के पैसे से उसने दूसरी ओर मेकअप प्रोडक्ट्स का एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया, और अपने ब्रांड का नाम उसने ब्लैक कैट रखा। वही नाम जो कभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था, वही नाम जो उस आदमी ने सबके सामने उसे ताने में दिया था, उसी नाम को उसने अपनी ताकत बना लिया। कुछ लोग टूटने के बाद जब मायूसी में डूब जाते हैं तो अपने पास एक अधूरा सा तर्क रख लेते हैं कि पैसों वालों के लिए सब कुछ आसान होता है, लेकिन सच यह है कि पैसा भी मेहनत के दम पर खेला जाने वाला खेल है, और जितनी मेहनत से उसे साधा जाए वह उतना ही साथ देता है। उसने मेहनत के मामले में कभी कोई ढिलाई नहीं की थी। हर गुजरता साल पूनम जी को और बूढ़ा करता चला गया। बीरपाल जी अब चारपाई तक सीमित हो चुके थे। अभय बड़ा हो रहा था और हालात को समझने लगा था। जो लड़की कभी 20 साल की नादान थी, वह 25 साल की समझदार और मजबूत महिला बन चुकी थी, और इन कुछ सालों में उसने बेपनाह कामयाबियां हासिल कर ली थी। दूसरी ओर इतने साल विदेश में रहकर जब उसने सब कुछ उड़ा दिया, तब उसे वापसी का ख्याल आया। उसी दिन उसके दोस्त अमन का फोन आया, जिसने कहा कि भाभी से सिफारिश कर दो कि वह हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, क्योंकि बीरेन साहब चाहते हैं कि हम बीरपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करें। वह यह सुनकर हैरान रह गया और बोला, इसका क्या मतलब है? बीरपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज? बाबा तो सब संभाल रहे हैं,
अगर बात करनी है तो घर चलो। इस पर अमन और भी चौंक गया और बोला, तुम्हें पता नहीं क्या, यह सब भाभी के अंडर है। हाँ, अंकल देख रेख करते हैं, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी भाभी के पास है और वह पूरी बिजनेस को बहुत समझदारी से संभाल रही हैं। ऊपर से उनका ब्रांड ब्लैक कैट आज कितनी ऊंचाइयों पर है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? वह यह नाम सुनकर ठिठक गया। उसके जेहन में वही पुराने जख्म ताजा हो गए, वही ताने गूंजने लगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी सांवली रंगत देखो, मेरे सामने खुद को ब्लैक कैट समझती हो, जिसे देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं। उसके ही शब्द अब उसकी सोच की स्क्रीन पर तैर रहे थे। अमन ने फिर कहा, ब्लैक कैट वही ब्रांड है ना जिसका प्रमोशन हर तरफ चर्चा में है? उस ब्रांड की ऑनर भाभी हैं, उन्हीं ने उसे शुरू किया है और आज यह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। अमन बार बार यही कहे जा रहा था कि यार प्लीज भाभी से सिफारिश कर दो। वह अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। उसका दिमाग अजीब तरह से सुन्न होने लगा। अंदर ही अंदर हलचल और उलझन बढ़ती चली गई। तो उसने मोबाइल बंद करके एक तरफ रख दिया। सिर दोनों हाथों में थामे वह देर तक यही सोचता रहा। उसी शाम उसने सुमन जी को कॉल करके सारी जानकारी ली थी। वह अक्सर काम के सिलसिले में उन्हें फोन करता था और ज्यादातर वे उसकी पत्नी के बारे में बात करने से बचती थी। जिस तरह उसने पूरे घर को और सुमन जी को संभाल लिया था, उसके बाद उनके दिल में जमी बेवजह की नफरत अब राख बन चुकी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जब उनकी अपनी औलाद उन्हें छोड़कर चली गई थी, तब इसी लड़की ने इंसानियत के नाते आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया था। ऐसा नहीं था कि वह उस पर कोई एहसान जता रही थी, बस नफरतों के अलावा उनके पास देने को कुछ बचा ही नहीं था। और एक समय ऐसा भी था जब सुमन जी ने नफरत की सारी हदें पार कर दी थी। बेवजह उस लड़की को लंबे अरसे तक अपने गुस्से का निशाना बनाए रखा था, लेकिन अब वह सब पीछे छूट चुका था। ना वह बातें दोहराना चाहती थी और ना ही उन्हें याद करना। अभय अब 20 साल का हो चुका था। पढ़ाई के साथ साथ वह बहन के साथ ऑफिस और बिजनेस के कामों में भी दिलचस्पी लेने लगा था, लेकिन निशा की ख्वाहिश थी कि वह अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वह सब कुछ बहुत समझदारी से संभाल रही थी और वह उसे देखना चाहता था। ना जाने क्यों उसके दिल में एक बेचैनी सी उठी कि वह उससे मिले, उसे सामने से देखे और यह जाने कि आखिर उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से, वह इतनी आत्मविश्वासी होकर बात कैसे करती है। अंदर ही अंदर यह ख्वाहिश भी जन्म ले रही थी कि काश वह अब भी उसके सामने खड़ी होकर उसके साथ की भीख मांगे और वही तंज भरी नजरें उसे झेलनी पड़े। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं थे। उसने घर वालों को पहले ही बता दिया था कि वह आ रहा है, फिर भी उसे रिसीव करने निशा नहीं आई और यही उसके लिए पहला झटका था। काफी देर खुद को संभालने के बाद आखिर उसने पूछ ही लिया कि निशा को भी आना चाहिए था। उसने ऐसे जताया जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। सुमन जी सिर झुकाकर मुस्कुरा दी। उनकी उस मुस्कान में अजीब सी तसल्ली छुपी थी। उन्होंने बस इतना कहा कि निशा की बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसीलिए वह आ नहीं पाई। सुबह उससे मिल लेना। यह सुनकर वो अपनी माँ को देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सबको हो क्या गया है। क्या पति से बढ़कर भी कोई चीज जरूरी हो सकती है? लेकिन अब वह कुछ कहकर अपनी ही कद्र कम नहीं करना चाहता था, इसीलिए सिर झटककर चुपचाप बैठ गया। वह शाम तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन निशा घर वापस नहीं आई। वह अपने कमरे में गया, मगर वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि यह कमरा तो बहुत समय से इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। घर का पूरा नक्शा बदल चुका था। सब कुछ निशा की पसंद और उसकी मर्जी से सजाया गया था। उसमें उसका कहीं कोई निशान नहीं था। बीरपाल जी को लकवे का अटैक आ चुका था। वे बोलने चलने में असमर्थ हो गए थे और बस चारपाई पर पड़े अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे थे। उनके लिए केयर टेकर का इंतजाम किया गया था। उसने नौकरानी को बुलाकर पूछ लिया कि मैडम इस कमरे में नहीं रहती क्या? तो नौकरानी ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि मैडम का कमरा यह नहीं है और उनके कमरे में किसी को जाने की इजाजत भी नहीं है। यह कहकर वह चली गई। वह देर तक खुले दरवाजे को खाली नजरों से देखता रह गया।
वह सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी, फिर भी उसके मन में एक अजीब सा डर था कि वह अब भी उसकी पत्नी है और कहीं उसे सामने देखकर वह फिर से कमजोर न पड़ जाए। उस दिन उससे मुलाकात नहीं हो पाई। सुबह आँख खुलते ही वह सीधे नाश्ते की टेबल पर आ गया, जबकि वह कभी इतना जल्दी नहीं उठता था। शायद निशा से मिलने की बेचैनी थी। उसने पूछा कि क्या निशा ऑफिस चली गई है, तो पूनम जी ने ना में सिर हिला दिया। घर के लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, जैसे वे उसके बिना जीने के आदी हो चुके हों और अब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता हो कि वह यहाँ रहे या कहीं और। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि तभी उसे सीढ़ियों से उतरती हुई वह दिखाई दी और वह एकदम ठिठक गया। बदला तो वह भी था, इन 5 सालों ने उसे भी बदल दिया था, लेकिन सामने आती हुई लड़की तो पूरी तरह बदल चुकी थी, जैसे वह वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। सीढ़ियों से उतरती हुई उसे देखकर वह सांस लेना तक भूल गया। हल्के ब्राउन रंग की शर्ट जो उसके पूरे वजूद को सलीके से ढकी हुई थी, नीचे क्रीम रंग की ढीली ढाली ट्राउजर, लेयर्स में कटे बाल पीठ पर बिखरे हुए और रंग किसी कुंदन की तरह चमकता हुआ, हाथ में बैग पकड़े वह उसके सामने से उतरती चली आ रही थी। वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गई और वह वहीं का वहीं जड़ हो गया। 5 साल पहले उसके सामने गिड़गिड़ाने वाली निशा और आज आत्मविश्वास से मुस्कुराती हुई निशा के बीच का फर्क साफ नजर आ रहा था। वह सबसे हंसकर बात कर रही थी, लेकिन इस आदमी को उसने पूरी तरह अनदेखा कर रखा था और अपना इस तरह नजरअंदाज होना वह कैसे सह पाता। गुस्से और बेबसी में उसने पानी का एक गिलास उठाया। निशा ने औपचारिक सा गुड मॉर्निंग कहा और बाहर निकल गई, जबकि वह उसकी खुशबू से भरे बदले हुए वजूद को धड़कते दिल से देखता रह गया। पूरा 1 हफ्ता वह बस यही मौका तलाशता रहा कि कब उससे बात करे, लेकिन वह ऐसे पेश आ रही थी जैसे उन दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता ही ना रहा हो। जब आत्मसम्मान कुचला जाता है तो रिश्ते उसी वक्त खत्म हो जाते हैं और उसने भी तय कर लिया था कि अब सारे रिश्ते खत्म। जो उसका नहीं रहा उसे दिल से लगाकर रखने का क्या फायदा। उसी रात वह बिना दरवाजा खटखटाए उसके कमरे में चला आया। वह नाइट गाउन में सोने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर चौंक गई। उसने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ निशा। मुझे यहाँ आए पूरा 1 हफ्ता हो गया है और तुम मेरी कोई बात नहीं सुन रही। तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ आ गई है। वह खुद भी काफी बदल चुका था। हल्की बड़ी दाढ़ी, पहले से भारी शरीर और पूरी तरह बदला हुआ लुक। उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मिस्टर समर, आप मेरे कमरे से बाहर जा सकते हैं। यह कहते हुए उसने दोबारा अपने हाथों पर लोशन लगाया और उन्हें मलने लगी। वह उसके करीब आया और उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी ओर मोड़ दिया। उसने कहा, यह अकड़ मेरा हक है क्योंकि मैंने अब खुद को पहचान लिया है और हर किसी की बात पर खुद को तोड़ना छोड़ दिया है। वह उसके बदले हुए लहजे के सामने बेबस हो गया और धीमी आवाज में बोला, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? आज वह खुद उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। निशा ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, खुद को देखो समर, तुम मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं हो। तुम वो इंसान हो जिसने हाथ आई चीज को खुद खो दिया और ऐसे लोगों को मैं अपने दरवाजे पर भीख तक नहीं देती। बहुत जल्द मैं अपना नाम भी तुम्हारे नाम से अलग करवा लूंगी और तुम्हें पूरी आज़ादी दे दूंगी। वह वहीं सन्न खड़ा रह गया। उसका अंदाज बदला हुआ नहीं था। वही अंदाज था जो कभी उसने उसके साथ अपनाया था। वही लहजा, वही बेरुखी। कितना दर्दनाक होता है वह पल जब हमारे ही शब्द और हमारा ही लहजा हमारे मुंह पर मार दिया जाता है और हम हार को हाथ में लिए धुंधली नजरों से अनजान रास्तों की तलाश में खड़े रह जाते हैं, क्योंकि असल में हम अपनी मंजिल बहुत पहले ही खो चुके होते हैं। निशा उसे इग्नोर करके बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई और बेबस होके समर वापस अपने कमरे में लौट आया। 1 हफ्ते बाद निशा समर के सामने तलाक के कागज रखती है।
तलाक के कागज देखकर समर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। समर के चेहरे के उड़े रंग देखकर निशा ने कहा कि जहाँ तक है आपको इस बात का तो बुरा नहीं लग रहा होगा कि यह रिश्ता टूट गया है, बल्कि आपको इस बात का बुरा लग रहा होगा कि आपके हाथ से वीरपाल ग्रुप इंडस्ट्रीज निकल गई है। आपने अपने जीवन में 2 औरतों से रिश्ता जोड़ा, लेकिन अफसोस की बात कि आप किसी के भी साथ उसे निभा नहीं पाए, क्योंकि अनीता से प्यार करने का आप दावा तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपने अपने रिश्ते को निभाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आपने एक ऐसी लड़की को पसंद किया जो मॉडर्न विचार की थी। आपने उसको बोला कि आप उसके लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं, और फिर आप उसको इस हवेली में लेकर आए और उसे बदलने की कोशिश की, और जब उसने बदलने से इनकार कर दिया तो आपने उसे यह एहसास दिलाया कि आपके लिए यह घर और बिजनेस छोड़ना मुमकिन नहीं है। उसके बाद आपने मुझसे शादी करने के लिए भी हाँ इसलिए कहा क्योंकि दादाजी ने आपको बिजनेस से निकाल देने की धमकी दी, और आपको यह शादी अपना हिस्सा हासिल करने का एक जरिया नजर आई। और फिर आप अपने हिस्से के शेयर लेकर विदेश चले गए, और वहाँ पर जब आपने सब कुछ लुटा दिया तो आप एक बार फिर वापस लौट आए, और अब आप फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो इस हवेली में आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी और बिजनेस भी आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुझे खैरात में मिली चीज़ों को लेने का शौक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे उम्र भर कोसे। मैंने आपका हक मार लिया। दादाजी के जोर देने पर मैंने उनके बिजनेस को संभाला जरूर था, लेकिन मैंने अपने पिता के पैसों से अपना अलग बिजनेस शुरू किया, इसीलिए कि मुझे पता था कि आप एक ना एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। आपने विनय अंकल को अकेला छोड़ दिया। उनकी भी उम्र हो आई थी। इस उम्र में अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने उनका साथ दिया और उन्होंने मुझे गाइडेंस दी और बिजनेस की बारीकियां सिखाई। मैं चाहूँ तो यह सारा बिजनेस अपने पास रख सकती हूँ, क्योंकि यह सब कुछ अब मेरे नाम हो चुका है, क्योंकि आपने अपने घर वालों का दिल और विश्वास दोनों तोड़ दिए। इतने दिनों तक आपने उन्हें पलट कर भी नहीं देखा, वो किस हाल में है, कैसे हैं, यह भी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है, मुझे भरोसा है कि मैं अपने दम पर कुछ बेहतर, कुछ अच्छा कर सकती हूँ। आपकी तरह सिर्फ बने बनाए बिजनेस पर ही नज़र रखना मेरी फितरत नहीं है। इसीलिए तलाक के कागज के नीचे पावर ऑफ अटर्नी के कागज भी हैं, जो मैंने वापस कर दी है, और मुझे उम्मीद है कि शायद अब अपनी जिम्मेदारियों को आप समझेंगे और अपने परिवार और अपने बिजनेस को संभालने की क्षमता भी रखें, और मुझे तलाक देकर अपने जबरदस्ती भरे रिश्ते से आज़ाद करें। निशा की बात सुनकर समर की आंखें शर्म से झुक चुकी थीं। विनय जी और सुमन जी भी चुपचाप खड़े थे। समर ने चुपचाप तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत होते ही निशा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान दिखाई दी, जिसे देखकर समर समझ चुका था कि यह रिश्ता भले ही लिखित तौर पर आज खत्म हुआ, लेकिन इसे खत्म हुए कई साल बीत चुके हैं। शायद यह उसी रात खत्म हो चुका था जब उसने निशा के आत्मसम्मान को कुचल दिया था, और निशा एक समझदार लड़की थी। उसने खुद को टूटकर बिखरने नहीं दिया, बल्कि समेट के अपने पैरों पर खड़ा किया। वीरपाल जी ने जो गलतियां की थी, जबरदस्ती निशा की शादी समर से करवाकर और अनीता को स्वीकार ना करके, उनकी सजा उन्हें मिल चुकी थी। उनका बुढ़ापा बिस्तर पर गुजर रहा था। निशा ने एक अलग फ्लैट ले लिया था। वह अपनी माँ और भाई के साथ वहीं शिफ्ट हो गई थी। विनय जी और सुमन जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की कि वह उसे जाने दे। उसने कहा कि विनय अंकल और सुमन आंटी जी, आपसे मेरा रिश्ता दूर जाने से खत्म नहीं होता है। आप जब चाहें तब मुझे मिल सकते हैं, और मुझे तो अंकल के गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही रहेगी। विनय जी ने मुस्कुरा के निशा को आशीर्वाद दिया, और सुमन जी ने उसे गले से लगाकर खुशी खुशी उस हवेली से आज़ाद किया जहां पर उसकी जिंदगी के साथ समझौते किए गए थे।
आज समर हवेली में मौजूद जरूर है, लेकिन हवेली में मौजूद किसी भी व्यक्ति के मन में उसके लिए कोई भी सम्मान नहीं है। वही निशा ने अपनी जिंदगी को दोबारा नए सिरे से शुरू किया और अपने बिजनेस को देखते ही देखते वह कुछ सालों में चरम पर लेकर गई। निशा ने तय कर लिया था कि वह अब शादी जैसे फैसलों में किसी की भी नहीं सुनेगी और ना किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी करेगी। जब उसे कोई ऐसा लगेगा जो इस योग्य हो कि वह उसके साथ जिंदगी बिता सकती है, तभी वह दोबारा शादी का फैसला लेगी। समर से तलाक लिए हुए निशा को 5 साल हो चुके हैं और अब उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास हो चुकी है। बिजनेस मीटिंग्स के दौरान उसकी मुलाकात अंकित नाम के एक लड़के से हुई जो बिजनेस की दुनिया में अभी नया नया आया था और उसका बिजनेस शुरुआती दौर पर ही था। लेकिन वहीं निशा एक बड़ी बिजनेस वूमेन बन चुकी थी। उसका ब्रांड देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी फेमस हो चुका था। अंकित ने निशा से अपने बिजनेस से रिलेटेड गाइडेंस मांगी और उसने कहा कि आपने तो काफी कम उम्र में काफी नाम कमाया है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? निशा ने अंकित के बिजनेस की जानकारी हासिल की, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया तो पता चला कि वह काफी समझदार और मैच्योर लड़का है और काफी मेहनत से अपने बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उसका और कोई सहारा नहीं है। निशा को अपने स्ट्रगल के दिन याद आ गए और उसे लगा कि उसे अंकित की मदद जरूर करनी चाहिए। अब बिजनेस के सिलसिले में अंकित और निशा की मुलाकात आए दिन होने लगी थी और उनके बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। अंकित एक काफी समझदार लड़का था जो व्यवहार का भी काफी अच्छा था और निशा के एक्सपीरियंस और गाइडेंस की काफी कदर करता था। निशा को एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था जो दूसरों की वैल्यू को समझे, अपने अलावा औरों को भी रिस्पेक्ट दे और मेहनत करना जानता हो और उसकी भावनाओं को समझे। अंकित के अंदर यह सभी क्वालिटीज थी। एक दिन निशा ने खुद से अंकित को प्रपोज किया। यह देखकर अंकित चौंक गया। अंकित ने कहा कि निशा, तुम तो एक काफी बड़े बिजनेस की मालकिन हो और मैं अभी नया नया बिजनेस की दुनिया में आया हूँ। अभी तो मेरा बिजनेस ठीक से बैठ भी नहीं पाया है। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा भी या नहीं। निशा ने अंकित से कहा कि मुझे तुम्हारे बिजनेस से नहीं, तुमसे शादी करनी है और जिस तरीके का डेडिकेशन और मेहनत करने की लगन तुम्हारे अंदर है, मुझे लगता है कि तुम कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कर लोगे और अगर ना भी कर पाए तो कम से कम तुमने अपना पूरा प्रयास तो किया होगा। अगर तुम्हें मैं इस लायक लगती हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हो तो मुझे तुम में ऐसी कोई भी कमी नहीं लगती जिसकी वजह से मैं तुम्हें इनकार कर दूं। उसकी बातें सुनकर अंकित ने स्वीकार किया कि वह भी उसे पसंद करने लगा था, लेकिन स्टैंडर्ड का काफी गैप होने की वजह से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था। पूनम जी भी अंकित से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी और अभय को भी अंकित काफी पसंद था। निशा और अंकित की शादी काफी धूमधाम से हुई। निशा ने अंकित को उसके बिजनेस में पूरा सपोर्ट किया, पूरा गाइडेंस दिया और देखते ही देखते अंकित का बिजनेस भी काफी अच्छा चलने लगा। निशा और अंकित ने मिलकर एक बड़ा बंगला खरीद लिया और अब वो फ्लैट से बंगले में शिफ्ट हो गए। उधर समर आज भी अकेला था और अभी भी वह विनय जी के सहयोग से ही अपने बिजनेस को चला रहा था और 2 बार शादियां करके भी वह शादी को निभा नहीं पाया। इस वजह से अब और ज्यादा उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे। विनय जी और सुमन जी ने भी उसके लिए रिश्ते ढूंढना बंद कर दिया था और उसकी जिंदगी उसके हवाले कर दी थी। दोस्तों, जिस रिश्ते में प्यार नहीं हो, आत्मसम्मान नहीं हो, उस रिश्ते में जबरदस्ती बंधे रहने से बेहतर अलग हो जाना होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और इस कहानी को मैंने खुद से तैयार किया है। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा देने के उद्देश्य से भी बनाई गई है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।